गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके यूट्यूब चैनल GR स्टूडियो में। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है पटवार और रिट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास के अंत तक बने रहना। आज ये क्लास राजस्थान हिस्ट्री की नहीं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वो है जनजातियाँ, जिसमें से हर बार एक या दो क्वेश्चन सीधे आते हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे आसपास इर्द गिर्द रहने वाली जनजातियाँ हैं उनको हम आधे से मतलब 50% उनको जानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी कुछ हटके चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम पूर्ण रूप से उनमें हम 100% दे सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियां यानी सीधा सीधा बोले तो ST, ठीक है। ST किसके अंतर्गत आती है? जनजातियों के अंतर्गत, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, ठीक है ना। कौन कौन सी जनजातियां, इन सारी बातों पर हम एक एक बिंदु मतलब पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। और आप क्लास के अंत तक बने रहना, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, इतना मतलब इतने अच्छे से आपको एकदम कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये है हमारा राजस्थान। आप मैप बना लेना, साथ ही साथ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि आपको हमेशा न्यू जो अपडेट आते हैं वो आपको मिलते रहे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पर हैं? वो है उदयपुर, बांसवाड़ा, यानी सर्वाधिक है यहां पर। और न्यूनतम कहां है? न्यूनतम है बीकानेर, नागौर। आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में जनजातियां सर्वाधिक कहां पर हैं? तो उदयपुर और बांसवाड़ा। और न्यूनतम कहां पर है? बीकानेर और नागौर। यानी आपका 1 नंबर का पर्सन यहां से बन जाता है। अब बात करेंगे कौन कौन सी जनजातियां हैं। जनजातियां में देखो, सबसे पहले मीणा, भील, ग्रासिया, सासी, सहरिया, भील, मीणा, ग्रासिया, सांसी। और जो जैसे जैसे 2-3 और जनजाति हैं उन पर हम जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे चलता जाएगा, क्लास चलती जाएगी, उन पर हम बात करते रहेंगे। तो आज हमारा सबसे पहली बात करते हैं हम मीणा पर, ठीक है ना, मीणा जनजाति पर, ठीक है। अब इसमें जो जनजाति है वो सारी ST में आती है, लेकिन एक जनजाति ऐसी है, एक जनजाति ऐसी है जो SC के अंतर्गत आती है। वो कौन सी है मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहां तक आपने देख लिया। अब बात करेंगे हम मीणाओं की, ठीक है ना। कहां से सर्वाधिक कहां पर है, ठीक है। और सबसे शिक्षित और सबसे प्रथम स्थान इसका है जनजातियों में, वो है मीणा। मीणा इस जाति को पढ़ने से पहले इस जाति की मतलब अलग अलग पार्ट में इसको पढ़ी, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन से इनके वर्ग है, इनके देवी देवता, समाज, परिवार, ठीक है ना, कैसे इनके विवाह होते हैं, ठीक है ना, क्या क्या मतलब खान पान प्रचलन है, सारी बातों पर पॉइंट टू पॉइंट हम नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मीणा। मीणा यानी मीन शब्द है, मीन शब्द जिसका अर्थ है मछली। क्या है? सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, मीणा शब्द किस शब्द से निकला है? मीन शब्द से। मीन शब्द से। मीन शब्द का अर्थ है मछली। कहा जाता है कि मीणाओं को इनका जो उत्पत्ति हुई है मत्स्य पुराण
जो मत्स्य पुराण के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किसमें हुई है? विष्णु के मत्स्य अवतार से, विष्णु के मत्स्य अवतार से। तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं कौन? मीना, ठीक है ना। और ये हो गई इनकी उत्पत्ति। अब इनके दो वर्ग है। कौन कौन से दो वर्ग? यानी दो वर्ग में मतलब प्रत्येक जाति एक के दो वर्ग मतलब अलग अलग वर्गों में बटी हुई है, चाहे वो मीणा हो, भील हो या अलग अलग जो भी जातियां पढ़ेंगे उनके अलग अलग वर्ग होते हैं। तो ये जो वर्ग था ये भी दो वर्गों में, एक तो चौकीदार और एक जमींदार। यानी चौकीदार और जमींदार ये दो वर्ग थे। इसमें से कौन सा उच्च वर्ग है और कौन सा निम्न वर्ग है वो बात करेंगे। यानी उस समय बात करें हम जब मीणाओं की उत्पत्ति हुई थी उस समय जो शासन चलता था वो राजा महाराजाओं का शासन चलता था, ठीक है ना। तो उस समय जो चौकीदार यानी चौकीदार वो थे जो कहीं ना कहीं सरदार मतलब उस राजाओं के सैनिक थे या सरदार थे, ठीक है ना। तो उस समय ये मतलब जॉब वाले बोले तो गवर्नमेंट जॉब थी इनकी, ठीक है। तो जो जब गवर्नमेंट जॉब, आज भी गवर्नमेंट जॉब का वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कितना भी अच्छा खासा कमा लेता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहे वो 4th ग्रेड चपरासी क्यों ना हो, तो जिसके पास जॉब होगी उसको हम उच्च वर्ग, और जिसके पास जॉब नहीं, यानी इन्हीं जाति के अंतर्गत मतलब कुछ जातियां होती हैं जैसे अलग अलग जाति, उन जातियों में जो उच्च वर्ग के थे, जो निम्न उच्च वर्ग की जो जातियां थी उनको चौकीदार में, और जो निम्न वर्ग की जातियां थी उनको जमींदार में। तो ये हो गया आपका निम्न वर्ग, ठीक है ना। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि मीणाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मीणाओं को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। उत्पत्ति हो गई, वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब एक आता है मीन पुराण। ये इनका जब जैसे मान लो हमारा महाभारत है, गीता है, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण हमारे जो पुस्तकें हैं, जो हमारे क्या कह सकते हैं उनको, जो महत्वपूर्ण जिसमें सारी बातें लिखी हुई थी, तो मीणा पुराण के अनुसार इनकी 5200 गोत्र हैं। कितनी? 5200 गोत्र और 24 इनके वर्ग। गोत्र जैसे प्रत्येक जाति के अंतर्गत अलग अलग गोत्र होती है, 5, 10, 15, 20, लेकिन मीन पुराण में इसको 500 गोत्र बताई गई है, ठीक है ना। अब परिवार देख लेते हैं। परिवार था जो पितृसत्तात्मक था, तो जाहिर सी बात है परिवार पितृसत्तात्मक होगा तो परिवार का मुखिया कौन होगा? मुखिया भी पिता ही होगा। परिवार पितृसत्तात्मक है तो मुखिया पिता होगा, यानी घर के अंतर्गत जो चलन थी, यानी पिता का जो आदेश था वो सर्वमान्य था। तो यहां हो गया परिवार। अब बात करें मतलब गांव की, ठीक है ना। तो गांव का जो मुखिया था उसको कहते हैं पटेल। गांव का मुखिया उसको कहते हैं पटेल। और जो पंचायत थी इन मीणाओं की, पंचायत जो सबसे बड़ी पंचायत थी उसको 84 यानी 84 पंचायत कहते हैं। जो सबसे बड़ी पंचायत थी, पूछ ले जाएगा कि मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, तो वो है 84। यहां तक आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। हमने बात कहां से शुरू की थी? मीणा शब्द, मीन शब्द की उत्पत्ति मछली से, ठीक है ना। मत्स्य पुराण के विष्णु के मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। देखो अवतार कौन कौन से अवतार थे मत्स्य पुराण, ठीक है ना। ये जो अवतार हुए ना, इसमें एक अवतार आता है मत्स्य अवतार, ठीक है ना। भगवान मछली का रूप धारण करते हैं, और जो अवतार है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इनका जो मतलब उत्पत्ति हुई है मीणा शब्द की, वो मत्स्य यानी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और जो जयपुर के जो शासक हैं,
जयपुर के शासकों का राज तिलक मीणाओं द्वारा किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लिया जाएगा आपको कि जयपुर के शासकों का राज तिलक कौन करते थे, वो मीणा करते थे। ठीक है, ये हो गई बात हमारी, यहां तक आपको समझ में आ गई तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में, मिटा दो इसको। अब मीणा सर्वाधिक कहां पर थे, सर्वाधिक, तो जाहिर सी बात है जयपुर के शासकों का राज तिलक होता था, तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक इनका क्षेत्र है जो जयपुर के अंतर्गत ही है, जयपुर सवाई माधोपुर। ठीक है, जयपुर सवाई माधोपुर। तो हम बात कर रहे हैं मीणा की मीन शब्द से उत्पत्ति है, विष्णु के मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति हो गई। मीणाओं के दो वर्ग हैं, कौन कौन से, एक तो चौकीदार और दूसरा जमींदार। ठीक है ना, जो चौकीदार वर्ग था वो उच्च वर्ग था और जो जमींदार वर्ग था वो निम्न वर्ग था। इनकी जो पंचायत है, जिसमें सबसे बड़ी पंचायत है वो 84 पंचायत है। ठीक है, और इस जयपुर के शासकों का राज तिलक मीणा सरदारों द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, और मीन पुराण के अनुसार इनकी कितनी गोत्र थी, 5200 गोत्र बता रखी है। ठीक है ना, और कहीं कहीं गाइड में अलग ही बता रखी है, लेकिन आपको जो फैक्ट है वही बताना है। सर्वाधिक मीणा कहां पर है, जयपुर और सवाई माधोपुर में। परिवार कैसा था, परिवार पितृसत्तात्मक था, जिसमें मुख्य था वो पिता था, और जो गांव का मुखिया होता था उसको हम कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं, पटेल। अब हम बात करेंगे, परिवार हो गई, उत्पत्ति हो गई, वर्ग हो गया, ठीक है ना, और इनका क्षेत्र हो गया था। अब इनका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जैसे हमारे हिंदुओं का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो गंगा पुष्कर। ठीक है ना, तो इनका भी मतलब प्रत्येक जाति का अलग अलग स्थान होता है। तो इनका जो एक रामेश्वर घाट है, रामेश्वर घाट पवित्र स्थान है इनका, पवित्र स्थान किसका, मीणाओं का। ठीक है ना, इनके प्रमुख देवता कौन से हैं, प्रमुख देवता जिसमें एक नाम आता है बुज देवता। आपको देखो बुज देवता वेरी इंपॉर्टेंट है, बुज देवता। ठीक है ना, फिर आता है भूरिया बाबा, और कहा जाता है कि भूरिया बाबा की ये झूठी कसम नहीं खाते हैं, झूठी कसम नहीं खाते। कौन नहीं खाते, मीणा। पूछ लिया जाएगा भूरिया बाबा की झूठी कसम कौन नहीं खाते हैं, तो भूरिया बाबा की झूठी कसम मीणा नहीं खाते हैं। ठीक है ना, प्रमुख देवताओं में पूछ लिया जाएगा, बुज देवता प्रमुख रूप से है। ठीक है ना, फिर केला माता, चौथ माता, दुर्गा माता। ठीक है, केला माता कहां पर है, करौली। ठीक है ना, करौली। करौली में एक देखो अलग अलग बने हुए हैं, एक तो त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, और एक है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पहाड़ी पर तो दुर्ग बना हुआ है, और त्रिकुट पर्वत है उस पर मंदिर बना हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, त्रिकुट पर्वत पर मंदिर बना हुआ है और पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है। त्रिकुट पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है किसका, केला माता, करौली। ठीक है, और कालीसित नदी के किनारे। ठीक है ना, और जब पर्वत पर मंदिर है, ठीक है ना, तो कहा जाता है कि वहां प्रसिद्ध क्या है, बंदर। कहा जाता है कि बंदर और लंगूर वहां पर ज्यादा है। ठीक है ना, कहा जाता है कि इस केला माता को जो बंदर है वो किसके रूप है, भगवान हनुमान जी के, हनुमान जी के रूप है बंदर। तो कहा जाता है कि हनुमान जी की माता अंजना, अंजना का रूप बताया गया है केला माता को। ठीक है ना, जब बंदर खुश होते हैं तो क्या करते हैं, नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं, लंगूरिया नृत्य, लंगूरिया
नृत्य कहाँ पर होता है? केला देवी के मंदिर में होता है लंगूरिया नृत्य। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है क्या? दुर्ग बना हुआ है। त्रिकुट पर्वत पर मंदिर बना हुआ है, किसका बना हुआ है? केला देवी का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? करौली में। ठीक है ना। वहां क्या है? बंदर और लंगूर ज्यादा है। जब बंदर खुश होते हैं तो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। कौन सा? लंगूरिया नृत्य। ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया? क्या आ गया समझ में? आगे बढ़े। और एक आती है इसकी माता में जीर्ण माता और आती है, जीर्ण माता। तो देवताओं में आपको पूछ लिया जाएगा तो सबसे प्रमुख देवता है बुध देवता। भूरिया बाबा की झूठी कसमें ये नहीं खाते हैं। केला माता, करौली, चौथ माता, जीर्ण माता और दुर्गा माता की भी पूजा करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना क्लास? आपको बता देना। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। इनका जो भोजन है, भोजन गेहूं बाजरा की रोटी, और इसमें जो नशा होता है, जो लोग नशा करते हैं, उसमें हुक्का पान का सबसे प्रमुख रूप से है। मेणाओं का में सबसे ज्यादा जो नशा होता है वो हुक्का पान का होता है। ठीक है ना। हो गए यहां तक कंप्लीट? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कहाँ है? रामेश्वर घाट। ठीक है, बात करें मीणाओं की प्रमुख देवता कौन से? बुध देवता, भूरिया बाबा, चौथ माता, केला माता, दुर्गा माता और जीर्ण माता। भूरिया बाबा की क्या नहीं खाते? ये झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका जो नशा है वो हुक्का पान है। भोजन गेहूं और बाजरे की रोटी और शराब और मांस का भी सेवन प्रचलन में है। ठीक है ना। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है क्या? दुर्ग। और त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है मंदिर किसका? केला माता का। कहाँ पर है? करौली। ठीक है ना। और वहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बंदर और लंगूर। जब बंदर और लंगूर खुश होते हैं तो क्या करते हैं? नृत्य। कौन सा? लंगूरिया नृत्य। तो लंगूरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली, केला माता मंदिर। ठीक है ना। तो ये अब बात करते हैं इनके जो विवाह है, जो तलाक होता है, कहा जाता है विवाह होने के बाद मान लो तलाक हो जाता है तो पुरुष अपने अंगोछे का टुकड़ा, पुरुष अपने अंगोछे का टुकड़ा फाड़कर महिला को देता है। यानी इनमें जो तलाक की रस्म होती है ना, वो ये होती है कि पुरुष अपने अंगोछे का जो एक टुकड़ा फाड़कर उस महिला को दे देता जिसके साथ उसकी शादी हुई और इनके बीच में तलाक हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बातें थी हम मीणाओं पर। एक बार वापस आप आराम से इस वीडियो को देख लेना। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक कर देना। ठीक है, अब बात करेंगे हम दूसरी जनजाति जो वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति है, वो है भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। भील, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका क्षेत्र। क्षेत्र है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है ना। जो मेवाड़ के आसपास वाला क्षेत्र है वो भीलों का प्रमुख रूप से क्षेत्र है। ठीक है ना। ये क्या जाते हैं? भगवान शंकर के वंशज माने जाते हैं। शंकर के वंशज माने जाते हैं। कौन? भील। मत्स्य, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से किसकी उत्पत्ति हुई? मीणाओं की हुई थी। और इनकी उत्पत्ति भगवान शंकर से मानी जाती है। भील शब्द है जो, भील शब्द द्रविड़ भाषा के बिल से निकला, जिसका अर्थ है तीर कमान। अब तीर कमान जिसका अर्थ होगा तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा? देखो, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
ऐसे तो मतलब बुका में बहुत सारे मतलब लिखे हुए होते हैं, लेकिन हम यदि कड़ी से कड़ी जोड़ के याद करते हैं ना, तो दूसरी बार हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भीलों की। कहाँ पर है सबसे ज्यादा? उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र में इनका निवासी स्थान है। फिर भगवान शंकर के वंशज माने जाते हैं, ठीक है ना। और भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है तीर कमान। तो जाहिर सी बात है, जो तीर कमान साथ में रहेगा उनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा? व्यवसाय होगा आखेट या शिकार करना, ठीक है ना। आखेट और शिकार करना है, तो इनके खान पान में मांस का सेवन प्रमुख रूप से, यानी शिकार क्यों करते थे? शिकार अपने पेट भरने के लिए करते थे, ठीक है ना। हमेशा मनोरंजन के लिए नहीं होता शिकार, पेट भरने के लिए। तो कड़ी से कड़ी देखो जुड़ रही है। तीर कमान है किसका? भील शब्द का अर्थ है तीर कमान। तो जाहिर सी बात है, इनका व्यवसाय क्या होगा? आखेट या शिकार करना। जब शिकार करेंगे तो मांस का सेवन भी ये करेंगे, ठीक है ना। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। जो मेवाड़ के सरदारों का राज तिलक भी भीलों से करवाया जाता है। यानी मेवाड़ के जितने भी राज तिलक हुए थे उसमें भील सरदारों के हाथों से करवाया गया है। और महाराणा प्रताप ने राणा पूंजा को, ये जो भील सरदार है, भील सरदार कौन? पूंजा, जिसको राणा कहा था। किसने? सबसे पहले महाराणा प्रताप ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले राणा, मतलब जो भील सरदार थे, जो पूंजा था, उसको कहा गया राणा। और कहा जाता है कि जो मेवाड़ का जो छत्र है, मेवाड़ का राज चिन्ह, उसमें एक तरफ मेवाड़ के शासकों का चिन्ह, शासक, तो दूसरी तरफ भीलों का चित्र। यानी जो राज चिन्ह था किसका? मेवाड़ का मुकुट, उस पर एक तरफ तो मेवाड़ के शासकों का चिन्ह आता है और दूसरी तरफ भीलों का चित्र अंकित किया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाएगा कि ऐसे किस राजवंश ने कहा कि राजाओं की जो राज चिन्ह है उसमें भीलों का चित्र उल्लेख किया गया है या अंकित किया गया है। तो मेवाड़ जो मीणा थे वो जयपुर के सरदारों का राज तिलक करने में उनके हाथों से होता था, और मेवाड़ के सरदारों का राज तिलक ये भील करते थे, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? भीलों की। क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है। भगवान शंकर के वंशज माने जाते हैं ये। भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है तीर कमान। जब तीर कमान है तो जाहिर सी बात है ये शिकार, तीर कमान से क्या करेंगे? शिकार ही तो करेंगे, ठीक है ना। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो शिकार करना, और ये मांस का सेवन प्रमुख रूप से करते थे। मेवाड़ के सरदारों का राज तिलक भी इन्हीं के हाथों से होता था। और महाराणा प्रताप ने, राणा भील सरदार है एक पूंजा, जिसको राणा कहा था, ठीक है ना। और मेवाड़ के जो राज चिन्ह है उसमें भी चित्र अंकित किया गया है, किसका? भीलों का। अब हम बात करेंगे आगे। कर्नल टॉड ने इन भीलों को क्या कहा था? कर्नल टॉड ने इन्हें वन पुत्र कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि किसने कहा भीलों को वन पुत्र कहा था? तो कर्नल टॉड ने कहा था भीलों को वन पुत्र। फिर इतिहासकार आता है एक ओझा। ओझा ने इन्हें आदिवासी अनार्य कहा था। दोनों बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि किस इतिहासकार ने भीलों को
आदिवासी अनार्य कहा गया है, तो इतिहासकार ओझा ने कहा गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, अब इनका जो परिवार है वो कैसा था? परिवार पितृसत्तात्मक और पिता इनका मुखिया होता था। ठीक है ना, और इनका जो घर है उसको क्या कहा जाता है? टपरा। और घरों के समूह को कू कहते हैं। ठीक है ना, और इनके खान पान में शराब का सेवन। दो चीजें आपको देखो, परिवार था वो पितृसत्तात्मक जिसमें पिता होता था मुखिया। ठीक है, और घर को क्या कहा है? टपरा। और घरों के समूह को क्या कहा है? कू। ठीक है ना, और इनकी दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कांडी शब्द से ये नाराज होते थे, कांडी शब्द से नाराज होते थे, व पाडा शब्द से खुश होते थे। यानी ये कांडी एक प्रकार की गाली होती थी इनकी। ठीक है ना, कांडी एक प्रकार की गाली होती थी। ठीक है ना, और पाडा कहने से मतलब ये खुश होते थे, इनको किसी अच्छे काम करने के लिए इसको क्या जाता है? पाडा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हमारी बात, शराब का सेवन मुख्य रूप से प्रचलन था इसका। ठीक है, कांडी शब्द से। और इसका जो युद्ध घोष था ये फायरे, यानी संकट के समय क्या जाता है ऐसा? फायरे, यानी युद्ध घोष था इनका, युद्ध घोष। ठीक है ना, फायरे इनका युद्ध घोष था। ठीक है, और विवाह इनका आटा बाटा के होता था। विवाह आटा बाटा कैसे? यानी लड़की लो और लड़की दो, तो विवाह का प्रकार था जो आटा बाटा था। अब इनमें एक शब्द आता है कच्छाबू, जो महिलाएं उसको क्या कहता है? महिलाओं का जो पहनावा था उसमें पहने जाने वाला घाघरा, जो घाघरा पहनती थी ना महिलाएं, उनको क्या कहा गया? कच्छाबू। ठीक है ना, और दूसरा खोयतू, इसको जो पुरुषों की लंगोटी थी ना, पुरुषों की लंगोटी। ठीक है, यहां तक कंप्लीट आपका समझ में आ गया। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। कर्नल टॉड ने इसको क्या कहा था? किसको? बिलों को वन पुत्र कहा था। इतिहासकार ओझा ने इनको आदिवासी अनार्य कहा गया था। फिर परिवार था इनका जो पितृसत्तात्मक था, और पिता ही मुख्य होते थे। इसके घरों को क्या कहते हैं? टपरा। और घरों के समूह को कहते थे कू। ठीक है ना, शराब का प्रचलन था। कांडी शब्द से ये नाराज होते थे। कांडी इनकी एक गाली होती थी विशेषकर, उससे ये नाराज होते थे। और पाड़ा शब्द से खुश होते थे। ठीक है ना, फायरे इनका युद्ध घोष था। ठीक है ना, फायरे इनका युद्ध घोष था। और कच्छाबू और ये दो पहनावा थे अलग अलग। ठीक है ना, और इनके जो विवाह के प्रकार थे वो 5 प्रकार के प्रकार थे। 5 प्रकार से विवाह, यानी अलग अलग। एक तो जबरदस्ती विवाह है, या एक परिवार की सहमति ना होकर दूसरे परिवार की सहमति, इस प्रकार से 5 प्रकार से इनके विवाह में प्रचलन था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे। यहां तक आपका हो गया कंप्लीट। जो वेरी इंपॉर्टेंट 1-2 बात पीछे रही है वो आपको बता देता हूं मैं। देखो, मीणाओं में भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते थे। ठीक है ना, तो इस बिलों में भी कुछ ऐसा रहा होगा, वो आपको बता देता हूं मैं। भील, ऋषभदेव या केसरिया नाथ जी पर
चढ़ी केसर पीकर झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि केसरीनाथ जी के ऊपर चढ़ी हुई केसर को पीकर कौन झूठ नहीं बोलते थे, तो वो है भील। ठीक है ना, तो 2 जनजातियां आज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, जो मेन है, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाने वाली बातें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है ना, ऐसे तो यदि 1 घंटे में यदि हम 1 घंटे की क्लास ले भील जनजाति पर तो भी कम है। ठीक है ना, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से रखा गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी जनजाति है वो है सांसी। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो फटाफट। ठीक है ना, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है। मैं यहीं पर सिर्फ आपके सामने टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ, मैं भी तो चाहता हूँ ना आप मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, सांसी कहा जाता है कि एक सासमल नाम का व्यक्ति है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई। सासमल नामक व्यक्ति से, ठीक है, सासमल नामक व्यक्ति से उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, और इस जाति में 2 जाति है, एक तो है बीजा और दूसरी है माला। ये जाति है, जो 2 जाति वर्ग है इसके, कौन सी, इसमें 2 जातियां हैं, एक तो है बीजा और दूसरी है माला। ठीक है, बीजा और माला, सासमल नाम से व्यक्ति से ये उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें विधवा विवाह नहीं होता था। इस जाति में विधवा विवाह प्रचलन में नहीं है। देखो, सिर्फ इस जनजाति में नहीं, आप 1-2 जाति और भी बता सकते हो कि ऐसी कौन सी जाति है जिसमें विधवा विवाह प्रचलन नहीं है। बताओ फटाफट, कमेंट करके बताओ, इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट देखो, जल्दी जल्दी बता दो आप। मतलब ऐसी कौन सी जाति है जिसमें विधवा विवाह प्रचलन में नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। ठीक है ना, फिर इसमें एक और कुप्रथा है, कुड़ की प्रथा या कुड़ की रस्म इस जाति में प्रचलित है। कुड़ की रस्म का प्रचलन। अब कुड़ की रस्म क्या है, कुड़ की होती क्या है, इस जाति में ऐसा माना जाता है कि विवाह से पहले किसी भी लड़की का अवैध संबंध बिल्कुल ही वर्जित है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का अवैध संबंध, शारीरिक संबंध वर्जित है। उस मतलब जांच पड़ताल करने के लिए इस रस्म, कुड़ की रस्म से मतलब जांच पड़ताल की जाती है कि पहले इस लड़की के किसी के साथ अवैध संबंध थे या नहीं। यानी अवैध संबंध के मामले में ये जाति बहुत ही कट्टर है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार के अवैध संबंध ये सहन नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें 2, एक तो विधवा विवाह प्रचलन नहीं है, दूसरा है वो कुड़ की रस्म का प्रचलन है। और नारियल देकर विवाह पक्का किया जाता है। यानी रिश्तो करें आप तो आजकल का टीका देवा, कोई 5 लाख 10 लाख, अरे टीके से ना आप खुद पढ़े लिखे हो इंसान हो आप। ठीक है ना, इस तरह की हरकतें आप करोगे ना तो फिर ये तो देखो, जब उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज तो शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, हर जगह टीके की रस्में शुरू हो गई है। कैसा नहीं सा मार दो, कौन सा 9 की लागुड़ी में तो 5 लाख रोटी को लेवा बर्बाद कर दो, कौन सा 9 की लागी है तो थाने अगलो लड़की दे रही हो नहीं। ठीक है, शर्म आने की बात है, आप पढ़े लिखे लोग दहेज की मांग करो, टीके की मांग करो। ठीक है नहीं, आगे वाला एक लड़की दे रहा, वो भी तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, नारियल देकर विवाह पक्का किया जाता है। फिर है मांस मदिरा का सेवन मुख्य रूप से है, मांस मदिरा का सेवन मुख्य रूप से है किया जाता है। ठीक है ना, तो सांसी जो जनजाति है उस पर आज हम यही क्लास समाप्त कर रहे हैं। जो बाकी वाली जो जनजाति हैं वो
कल वाली क्लास में पूरी कर दी जाएगी। और बहुत ही जल्द कल आपके सामने जो हमारा राजस्थान के इतिहास की जो क्लासेस चल रही है उसमें मैराथन क्लास होगी, जिसमें चौन वंश, गुहिल वंश और सिसोदिया वंश कल एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ताकि आपका रिवीजन आसानी से हो सके, आपको पता चल सके कि हमारा पढ़ा हुआ कितना है, हम कितने ऊपर है, कितने नीचे हैं। उस रिवीजन या मैराथन क्लास में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना, लाइक कर दो, और क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट किया करो कि सर क्लास का जो एक्सपीरियंस है वो हमें बताते रहो। और हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हो। इनके जो सारे लिंक हैं जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो क्लास यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।